हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में जेटेट एसएसटी पेपर 2 के लिए मध्यकालीन भारत का इतिहास से वन लाइनर सीरीज का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में गुलाम वंश और खिलजी वंश को देखा था और पार्ट 2 में तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश को जाना था। आज हम इस वीडियो में मुगल राजवंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो भी कंटेंट आपको हम दे रहे हैं ये बिल्कुल जो नया सिलेबस जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए, जितना भी सिलेबस में दिया है, सिलेबस तो बहुत बड़ा दिया हुआ है, इतना पॉसिबल ही नहीं है कि सिलेबस को कंप्लीट कर पाना। तो उसी में से मैंने कोशिश किया है कि जितना शॉर्ट में हो सके जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको हम रिविज़न करवा दिया जाए या करवा दें। ठीक है। और ध्यान रखिएगा, ये मध्यकालीन भारत के इतिहास पे देखेंगे तो इतना सारे टॉपिक 10 टॉपिक दिए हुए हैं, इसी 10 टॉपिक के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। इस 10 टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम आपके लिए 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी लेकर के आएंगे। ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे वीडियो पाने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। मुगल शासन और उसके शासनकाल में देखेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है। फिर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ना है, लेकिन ज़्यादातर जो देखेंगे कि बहादुर शाह या औरंगजेब तक ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो औरंगजेब तक आपको डिटेल्स थोड़ा जानकारी रखना है। इसके बाद के जो शासक आए उनके बारे में उतना डिटेल्स नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत एक आध दो पॉइंट ध्यान में रखना होता है। ठीक है। और बाकी इधर शासन कार्य दिया हुआ है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। ठीक है। बाकी इन लोग के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होगा उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है क्रम से लगाने के लिए, जैसे कि पहले कौन आया, बाबर आया, उसके बाद फिर कौन आया, हुमायूं आया, इसके बाद फिर कौन, अकबर का नंबर आता है, फिर जहांगीर आता है, फिर शाहजहाँ आता है। इस तरह से क्रम से लगाने के लिए आता है। तो आप इस ट्रिक से भाजी सब्जी से भी याद रखेंगे आप। ठीक है, भाजी सब्जी भी याद रखेंगे तो यहाँ से देखेंगे कि आपका 8 यहाँ से शासक जो हैं वो क्रम से याद हो जाएंगे। भाजी सब्जी मतलब 20 से हो जाता है बाबर, एस से होता है हुमायूं, ए से अकबर, जी आई से जहांगीर, एस से शाहजहाँ, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह और जे आई से होता है जहांदर शाह। तो यहीं से भाजी सब्जी बनता है और यहाँ से देखेंगे 8 शासक आपको क्रम से याद हो जाएगा। ठीक है। और ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है, इससे बाहर क्वेश्चन मेरे हिसाब से नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर भी बाकी चीज़ों को भी याद कर लेना चाहिए। ठीक है। तो चलिए फिर लोग शुरू करते हैं, एक एक शासक के बारे में लोग जानते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण फैक्ट्स को। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे मुगल काल में बाबर के बारे में। ठीक है। देखिए, मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। ठीक है, मुगल साम्राज्य की स्थापना हम लोग जानते हैं कि बाबर ने की थी। ठीक है, इसे हम लोग पूरा कर सकते हैं, जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। इस बात बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध, ठीक है, प्रथम युद्ध कब लड़ा था? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी को पराजित कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। पिछला वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को जब ख़त्म किए थे तो वहाँ पे हम लोग देखा था कि इब्राहिम लोदी, जब बाबर से युद्ध होता है उनका, तो इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और फिर वहाँ बाबर फिर जीते जाते हैं। बाबर फिर वहाँ पे मुगल सल्तनत का शुरुआत करते हैं, स्थापना करते हैं, है ना। पूछा जाए कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 1483 में फरगना में हुआ था। ठीक है, 1483 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फरगना में हुआ था, ये ध्यान रखना है। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया। कितना? 5 बार। बाबर के 1526 में 5वें अभियान में उसका जो पुत्र हुमायूं था वो भी साथ में था। ठीक है। खानवा का युद्ध जो 1527 ईस्वी में हुआ, किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। पूछा जा सकता है खानवा का युद्ध किन के बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत होती है। ठीक है, कब हुआ था? तो 1527 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद एक युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, कब हुआ? 1528 में। देखिएगा बाबर 4 साल 5 साल तक ही रहता है, तो यहाँ पे देखेंगे ना, यहाँ पे है ये 1526 से 30 तक, है ना। तो लगभग 4-5 साल के अराउंड में रहता है ये। और 4 साल में देखेंगे कि 4 महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ लड़ता है। ठीक है, जिसमें एक ये था, कहाँ गया, पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। इसके बाद फिर खानवा का युद्ध है। ठीक है, खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 में। इसके बाद फिर चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। ठीक है, इसमें मेदिनी राय जो होता है वो पराजित होता है।
इस बात होता है घाघरा का युद्ध लड़ता है 1529 ईस्वी में। तो एक हो गया पानीपत, दूसरा खानवा युद्ध, तीसरा हो गया चंदेरी और तीसरा हो गया चौथा हो गया आपका घाघरा का युद्ध। ये 4 युद्ध के बारे में बाबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो याद होना चाहिए। तो ये बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना पराजित हुआ था, ठीक है, घाघरा का युद्ध में, जो कि 1529 में हुआ था। इसके बाद बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। लेकिन आगे चल करके देखेंगे कि जो अब्दुल रहीम खान खाना है, इसका जो अनुवाद है यह फारसी भाषा में किया था, ठीक है। बाबरनामा का जो है उसे फारसी में अनुवाद करते हैं कौन? अब्दुल रहीम खान खाना। इसके बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है कब? 1530 ईस्वी में। कहाँ होती है? आगरा में। ध्यान रखना है बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में होता है, आगरा में होता है, ये ध्यान रखना है 2 पॉइंट। इस बार देखेंगे कि बाबरनामा की फारसी में अनुवाद तुजू के बाबरी के नाम से अब्दुल रहीम खाने खाना द्वारा किया गया, ठीक है ना। मतलब ये पॉइंट को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो देख रहे थे ना फारसी में किया गया था अब्दुल रहीम खान खाने के द्वारा, तो उसको जो बाबरनामा था उसका नाम बदल कर क्या किया गया था? तुजू के बाबरी के नाम से ये फारसी में अनुवाद किया था। कौन किया था? अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। तो बाबरनामा ही का दूसरा नाम क्या है? तुजू के बाबरी। और मुगल जो शासक थे वो क्या थे? चगताई तुर्क थे, ये ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। ये 1530 से लेकर के 1556 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। इसमें पहला पॉइंट है हुमायूं जो है वो 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था, ठीक है। सवाल पूछा जा सकता है हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? तो 1530 ईस्वी में बैठा था, इतना याद रखना चाहिए कम से कम। बाबर ने मृत्यु के समय हुमायूं को अपने छोटे भाइयों के साथ उदारता बरतने की निर्देश दिया था। बाबर ने मृत्यु के समय हुमायूं को क्या निर्देश दिया था कि छोटे भाइयों के साथ क्या बरतना है? उदारता बरतनी है। इस बात कहता है कि हुमायूं का कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। हुमायूं का कालिंजर अभियान गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध था। अगला पॉइंट लेते हैं। 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए करवाया। याद रखना है कि 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दिन पनाह नामक विशाल दुर्ग का निर्माण मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए बनवाया था या करवाया था। इनका एक युद्ध था चौसा का युद्ध, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना चाहिए कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 में हुआ था, जिसमें शेर खां के हाथों हुमायूं की पराजय होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चौसा के युद्ध में ये जो हुमायूं थे वो पराजित हो जाते हैं, ठीक है। और बाय द वे यहाँ से फिर इनको आगे देखेंगे। यहाँ पे ये वाला युद्ध में कन्नौज जो बिलग्राम का जो लड़ाई होता है 1540 को होती है, जो कन्नौज बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ अस्करी एवं हिंदाल भाइयों ने दिया था, ठीक है। तो कन्नौज का ध्यान रखना है, कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में हुआ था, ठीक है। और इसमें देखेंगे कि लड़ाई में हुमायूं का साथ कौन देता है? अस्करी एवं हिंदाल भाइयों ने दिया था, ठीक है। और फिर कन्नौज जब जो बिलग्राम में पराजित होने के बाद हुमायूं कहाँ चला गया था? सिंध चला गया था। तो फिर देखेंगे कि 1540 से लेकर के 1555 54 या 55 तक ये बीच में ये शेर खां जाता है ना। ये जो शेर खां था ना, इसको जो हराया था इसे देखिए, ये शेर खां तो हुमायूं की पराजय होती है। इसके बाद फिर देखेंगे 1540 से 40 से लेकर शायद 55 तक है इनका, 45 तक है, ठीक है। 40 से 45, ठीक है। इस बाद हुमायूं ने लाहौर पर 1555 ईस्वी में कब्जा किया। दोबारा फिर देखेंगे हुमायूं ने लाहौर पर 1555 ईस्वी में कब्जा किया। हुमायूं दोबारा दिल्ली की गद्दी पर 23 जुलाई 1555 ईस्वी को बैठता है। हुमायूं को मृत्यु जनवरी 1556 में दिन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुई थी, ठीक है। हुमायूं की जो मृत्यु होती है वो कैसे होती है? 1556 ईस्वी में दिन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के होती हैं। एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? तो 1556 में। इसके बाद फिर देखेंगे जो बीच में जब हराता है इसको तो शेर शाह सूरी आ जाता है, ठीक है, 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक। तो ये मुग़ल शासन काल का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये क्योंकि हुमायूं को हराता है और इसके बाद फिर इसके पीछे गैप रहता है, जिस गैप में ये 1540 से लेकर के 1545 तक ये शासन करता है, इसीलिए इसके बारे में पढ़ना लोग को ज़रूरी है।
शेर खां की प्रारंभिक नाम क्या था? फरीद खां था। क्या था? फरीद खां। फरीद खां बिहार के सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी के यहाँ नौकरी करता था। ठीक है। फरीद को शेर खां की उपाधि कौन दिया था? तो मोहम्मद शाह नुहानी ने। कौन दिया था? मोहम्मद शाह नुहानी ने दी थी। शेर खां दिल्ली की गद्दी पर 1540 ईस्वी में 67 साल की उम्र में बैठा था। अपने राज्याभिषेक के समय शेर खां शेर शाह की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, ये सब पॉइंट ध्यान में रखना है। कितने साल में बैठी थी? 67 साल में। कब बैठी थी? तो 1540 में बैठा था। शेर शाह ने 178 ग्रेन का चांदी का रुपया और 380 ग्रेन तांबे का मुद्रा जारी किया था। शेर शाह ने 1700 सराय, है ना, सराय एवं 4 बड़ी सड़कें तथा सड़कों के किनारे वृक्ष लगवाए थे। ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रैंड ट्रैंक जो रोड है, इसका निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह ने ही करवाया था। देखिए, शेर शाह जो था 4 साल में ही बहुत अच्छे काम किए थे, है ना। उसमें से ग्रैंड ट्रैंक रोड है, सड़क के किनारे सराय बनाना, वृक्ष लगवाना, ये महत्वपूर्ण काम किए थे शेर शाह ने। शेर शाह ने पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा था, ये भी ध्यान रखना है। शेर शाह ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में कि शेर शाह ने सिक्कों पर अपना नाम अरबी में एवं देवनागरी लिपि में खुदवाया था। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में झील के अंदर है, ये भी ध्यान रखना है। पूछा जाता है सवाल कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है, तो ये सासाराम में है। ठीक है, ये भी पॉइंट ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है किला ए कोहना। किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने ही करवाया है। किला ए कोहना मस्जिद का जो निर्माण है कौन करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ से अकबर के बारे में कि ये 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक इनका शासनकाल चलता है अकबर का। और अकबर भी देखेंगे कि मुग़ल शासक का एक महान मतलब शासक कह सकते हुए थे अकबर। अकबर का जन्म कब होता है? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सुबेदारी मिली थी। अकबर को पहली बार 9 वर्ष की अवस्था में गजनी की सुबेदारी मिली थी। अकबर का राज्याभिषेक जो होता है वो 14 फरवरी 1556 ईस्वी को पंजाब के कलनौर में हुआ। इस समय इसकी उम्र मात्र कितना थी? 13 वर्ष। कितना थी? 13 वर्ष। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि जब अकबर के राज्याभिषेक होता है तो उसमें उसका उम्र कितना होता है? तो 13 वर्ष। आगे है, हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद, ठीक है, हुमायूं ने अकबर को युवराज सरहिंद जीतने के बाद घोषित किया गया था। यानी कि युवराज घोषित किया गया था कब? जब सरहिंद जीता था उसके बाद। ठीक है, हुमायूं ने इसको युवराज घोषित किया था 1555 ईस्वी में। युवराज अकबर का संरक्षक तुर्क सेनापति कौन था? बैरम खान था। यानी उसको नियुक्त किया गया था संरक्षक के रूप में, क्योंकि उसका उम्र बहुत कम होता है, 13 साल ही होता है, तो उसका संरक्षक के रूप में बैरम खान को नियुक्त किया जाता है। अकबर तो हम लोग जानते हैं कि निरक्षर था, अनपढ़ था, पढ़ा लिखा हुआ नहीं था। बैरम खां 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक रहा था। बैरम खां जो था ना, वो 1556 से लेकर के 1560 ईस्वी तक अकबर का संरक्षक बना रहता है। इस बात पानीपत की द्वितीय युद्ध लड़ाई जब होती है 1556 ईस्वी में, प्रथम युद्ध तो हुआ था, हम लोग जानते हैं इब्राहिम लोदी और ये बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीत होता है और फिर मुगल का स्थापना करता है। ठीक है, इस बात पानीपत की द्वितीय युद्ध लड़ाई जो होता है वो होता है कब? 1556 ईस्वी में, हेमू और बैरम खां के बीच में। देखिए यहाँ पे बैरम खां जो है वो तो हुआ था किसी अकबर के ही शासनकाल में, तो अकबर ही था वहाँ पे, लेकिन लीड कौन कर रहा था? लीड यहाँ पे बैरम खां कर रहा था, क्योंकि अकबर उस समय बहुत बच्चा था, 13-14 साल की उम्र रही थी उनकी। ठीक है, तो उनका संरक्षक के रूप में थे, तो ये बैरम खां और हेमू के बीच में यहाँ पे युद्ध हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था। ध्यान रखना है, अकबर ने अपने गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा बनाया था। हल्दी घाटी का युद्ध फिर होता है 1576 ईस्वी में, जिसमें अकबर एवं महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। ध्यान रखना है, हल्दी घाटी का युद्ध भी किन के बीच में हुआ था? तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था 1576 ईस्वी में। ठीक है ना। इसके बाद है, अकबर की मृत्यु अतिसार रोग के कारण 21 अक्टूबर 1605 ईस्वी को हो जाती है। अकबर की मृत्यु कैसे होती है? तो अतिसार रोग से होता है 1605 में। अकबर ने दीन ए दिल इलाही या तौहीद ए इलाही की घोषणा 1582 ईस्वी में की थी, ये ध्यान रखना है।
सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि दीन ए इलाही या फिर तौहीद ए इलाही की स्थापना किसने की थी या घोषणा किसने की थी? तो अकबर ने की थी 1582 ईस्वी में। इसके बाद है दीन ए इलाही का पुरोहित अब्दुल फजल था। दीन ए इलाही का पुरोहित कौन था? अबुल फजल था। अकबर के यहाँ 9 रतन रहते थे, यानी कि 9 लोग रहते थे जो अलग अलग चीज़ों के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो अकबर के कितने रत्न थे? तो 9 रत्न थे। 9 का नाम जानना जरूरी है। जैसे एक है इसमें मुल्ला द प्याजा, एक है राजा मान सिंह, एक है हकीम हुकाम, एक है राजा टोडरमल। ठीक है, अब्दुल रहीम खान ए खाना, एक था फेजी, एक था अबुल फजल, एक है बीरबल और एक है तानसेन। ठीक है, तानसेन एक्चुअली इसका कुछ नाम और था। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग इसके बारे में। तो इतना ध्यान रखना है फिलहाल कि अकबर के 9 रत्न हैं यहाँ पे कौन कौन है। मुल्ला द प्याजा है, राजा मानसिंह है, हकीम हुकाम है, राजा टोडरमल है, राजस्व का जो देख रेख करता था राजा टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना है, फेजी है, अबुल फजल है, बीरबल है। ठीक है, और तानसेन है। ध्यान आगे रखना है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी का रचना अबुल फजल ने की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी की रचना कौन किया है? अबुल फजल। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अबुल फजल। इसके बाद है तानसेन का जन्म कहाँ होता है? ग्वालियर में होता है। इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद तानसेन का नाम अता अली खां हो गया था। ये ध्यान रखिएगा कि इस्लाम धर्म स्वीकार करने के बाद तानसेन का नाम बदल दिया गया था, अता अली खां हो गया था। ठीक है, और इसका वास्तविक नाम से देखा जाए तो राम, हाँ इसी बारे में बात कर रहे थे कि इसका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। ठीक है, ध्यान रखिएगा तानसेन का वास्तविक नाम था रामतनु पांडे। बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना विद्वान तथा कवि थे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बैरम खां के जो पुत्र था कौन? अब्दुल रहीम खान खाना विद्वान तथा कवि दोनों थे। ये अब्दुल रहीम खान खाना ये वही व्यक्ति थे, है ना, जो बाबर का जो किताब था बाबरनामा उसको फारसी में अनुवाद कर किए थे, है ना, तुजू के बाबरी के नाम से। आगे देखते हैं। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप के समकालीन थे। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि तुलसीदास जो थे वो किसके समकालीन थे? तो ये जो मुगल शासक अकबर थे और मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप थे उनके समकालीन थे। इसके बाद है झरोखा दर्शन की प्रथा अकबर द्वारा अपनाया गया था। अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया था। ये भी ध्यान रखिएगा कि अकबर ने 1576 ईस्वी में बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया था। इस बार बात करें जहांगीर के बारे में, तो जहांगीर का शासनकाल रहता है 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक। तो जहांगीर का वास्तविक नाम पूछ लिया जाता है। इसका वास्तविक नाम देखा जाए तो सलीम था, और जहांगीर के माँ का नाम क्या था? मरियम उजमानी। और अकबर सलीम के को शेखों बाबा नाम से पुकारता था। अकबर जो है उस सलीम को शेखों बाबा नाम से पुकारता था। जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के गुरु कौन थे? अब्दुल रहीम खान खाना। ये वही व्यक्ति है ना, ध्यान रखिएगा, जो बाबर का जो किताब था तुजू के बाबरी के नाम से जो लिखा था, ठीक है, फारसी भाषा में। नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ये ध्यान रखिएगा, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा था। ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। जहांगीर की शादी मेहरुनिसा से 1611 ईस्वी में होती है। ठीक है, जहांगीर की शादी 1611 ईस्वी में होती है, किससे? मेहरुनिसा से। जहांगीर के दरबार में विलियम्स हॉकिंस, विलियम्स फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी यूरोपीय यात्री आए थे। ये भी सवाल पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। जहांगीर के दरबार में विलियम्स हॉकिंस, विलियम्स फिंच, सर टॉमस रो और एडवर्ड टेरी, ये जो सभी यूरोपीय यात्री थे जो कि इनके शासनकाल में आए थे। ठीक है, तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि जहांगीर के शासनकाल में कौन आए थे? तो विलियम हॉकिंस, विलियम फिंच और सर टॉमस रो है, एडवर्ड टेरी है, और ये सभी यूरोपीय यात्री थे। इसका अगला पॉइंट देखते हैं। जहांगीर की मृत्यु नवंबर 1627 ईस्वी में भीमवार नामक स्थान पर होती है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जहांगीर को रावी नदी, कहाँ पे? रावी नदी, ठीक है, रावी नदी के किनारे शाहदरा में दफनाया गया है। ध्यान रखना है, जहांगीर को रावी नदी के किनारे शाहदरा में दफनाया गया है। अब आगे देखते हैं शाहजहाँ के बारे में। ये भी अच्छे शासक थे अपने समय में, तो देखते हैं इसके बारे में। शाहजहाँ फरवरी 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। 1628 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। कौन? शाहजहाँ। शाहजहाँ का विवाह किससे होता है?
अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ था। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम को मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। तो मुमताज़ महल ही कौन है? अर्जुमंद बानो बेगम, उसी का नाम है मुमताज़ महल, और इसी के याद में बनाया गया था ताजमहल, ये भी पता होगा आप लोगों को। 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करने के लिए शाहजहां ने उनके हुगली व्यापारिक केंद्र पर अधिकार कर लिया। ठीक, अगला पॉइंट है सिखों के छठे गुरु जो थे, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। सिखों के छठे गुरु कौन? गुरु हरगोविंद, है ना, गुरु हरगोविंद। इनकी शाहजहां से संघर्ष हुआ था। ठीक है, और औरंगजेब में दक्षिण की राजधानी औरंगाबाद को बनाई। ठीक है, ये बीच में थोड़ा सा अलग पॉइंट आ गया है। शाहजहां के 4 पुत्रों में से सर्वाधिक उदार दारा शिकोह था। शाहजहां के 4 पुत्र थे और चारों में सर्वाधिक उदार कौन था? दारा शिकोह। शाहजहां ने दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां जो था दारा शिकोह का अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण बेबादल खां से करवाया था। ये ध्यान रखिएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसे करवाया था? तो बेबादल खां से करवाया था। वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां का काल स्वर्ण युग कहलाता है। वास्तुकला की दृष्टि से देखा जाए तो शाहजहां का जो काल है वो स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, और चित्रकला का पूछेगा ना, चित्रकारी का, तो हुमायूं बताइएगा। ठीक है, विश्व विषय का सबसे महंगा कोहिनूर, विश्व होना चाहिए यहाँ पे, विश्व का सबसे महंगा जो कोहिनूर है हीरा शाहजहां के तख्ते ताउस, जिसे मयूर होगा यहाँ पे, मयूर सिंहासन में लगा था। ये मयूर होगा यहाँ पे, मयूर सिंहासन में लगा हुआ था। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने ही बनवाई है। शाहजहां ने इलाही संवत के स्थान पर हिजरी संवत चलाया था, याद रखिएगा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण उस्ताद ईसा खां की देखरेख में कराया था। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण उस्ताद जो था उस्ताद ईसा खां की देखरेख में कराया। दारा को इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। ये भी याद रखना है कि दारा शिकोह जो था उसको इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के लिए के आरोप में उसे मृत्युदंड दिया गया था। औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर आगरा के किले में रखा था। ये भी अपने आप में फैक्ट है कि औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके आगरा के किले में रखा था। ठीक है, जब जानते हैं औरंगजेब जो था, ये जो औरंगजेब था ये शाहजहां का तीसरा बेटा था, है ना। औरंगजेब शाहजहां का तीसरा बेटा था। अब सोचिए कि अपने पिता को ही क्या कर रहा है, आगरा किले में कैद कर रहा है। और फिर इसका देखेंगे कि शाहजहां की मृत्यु जनवरी 1666 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल ध्यान रखना है कि 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक रहता है। इसमें पहला पॉइंट देखेंगे कि औरंगजेब सर्वप्रथम जुलाई 1658 ईस्वी को गद्दी पर बैठा था। औरंगजेब का दूसरी बार राज्याभिषेक जून 1659 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ये 2 बार राज्याभिषेक करवाया। एक तो उन्हें 1658 पर जब ये गद्दी पर बैठा, और दूसरी बार जब ये बैठा था कब, 1659 में। औरंगजेब मुमताज़ महल का पुत्र था, ये पहले बता चुके हैं। शाहजहां की पत्नी थी मुमताज़ महल और उन्हीं का पुत्र था ये औरंगजेब, जो कि तीसरा बेटा था, तीसरा पुत्र था। पोरबंदर की संधि 1665 ईस्वी में शिवाजी एवं जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था। गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने कराई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा गया था, और गुरु तेग बहादुर की हत्या कौन करता है? औरंगजेब। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। पूछा गया सवाल है कि जिंदा पीर के नाम से कौन सा शासक जाना जाता है? तो औरंगजेब। औरंगजेब ने जजिया कर 1679 में लगाया था। औरंगजेब जजिया कर कब लगाया था? औरंगजेब जो है वो जजिया कर 1679 में लगाया था, ये भी ध्यान रखिएगा। औरंगजेब बीना बजाता था। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। औरंगजेब की मृत्यु अहमदाबाद में 3 मार्च 1707 ईस्वी में हो जाता है। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे धीरे धीरे कि जब मुगल का पतन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे मुगल साम्राज्य का विघटन के रूप में। पहला पॉइंट देखेंगे यहाँ पे, औरंगजेब का उत्तराधिकारी शाह आलम हुआ। उसकी मृत्यु 1712 ईस्वी में होती है। यहाँ पे जहांदर होना चाहिए, जहांदर शाह जुल्फिकार खां के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, या जहांदर होना चाहिए, जहांदर शाह। इस बाद है हुसैन अली खां एवं अंजुला खां को सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, हुसैन अली खां और अंजुला जो खां है उसे सैयद बंधु के नाम से जाना जाता है। भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को शासक निर्माता कहा जाता है, ये सैयद है यहाँ पे। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, भारतीय इतिहास में सैयद बंधु को किस नाम से जाना जाता है? तो शासक निर्माता कहा जाता है। अगला पॉइंट ले लेते हैं, मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक किसे कहा जाता है? तो ये जहांदार शाही है। मुगल साम्राज्य का प्रथम अयोग्य शासक जो है वो कौन है? जहांदार शाह। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। जहांदार शाह को क्या कहा जाता है? लम्मट मुल्क के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। फर्रुखसियर जनवरी, ये जनवरी होगा, 1713 ईस्वी में सैयद बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद शाह 1719 ईस्वी में, ये यहाँ भी सैयद होगा, बंधुओं के सहयोग से गद्दी पर बैठा था, हमने ऊपर देख लिया था। प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार तथा मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान होना चाहिए। यहाँ पे रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से भी जाना जाता था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, रंगीला के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो ये मोहम्मद शाह को। ठीक है, क्योंकि ये देखेंगे कि मदिरा सुंदर युवतियों के प्रति कुछ ज़्यादा ही रुझान रखता था ये। इसके बाद है कि विश्व का प्रसिद्ध मयूर सिंहासन माते ताउस नादिर शाह ले गया। ठीक है, विश्व का जो प्रसिद्ध मयूर सिंहासन था उसको कौन ले गया था? नादिर शाह। नादिर शाह का सेनापति अहमद शाह अब्दाली था। ध्यान रखिएगा, नादिर शाह का सेनापति कौन था? अहमद शाह अब्दाली। फर्रुख शाह बादशाह था जिसका 1713 ईस्वी में राज्याभिषेक बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। इस बार देखेंगे कि बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के समय सिराजुद्दौला बिहार का उप नवाब था। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां के समय सिराजुद्दौला बिहार का उप नवाब बना था, ये ध्यान रखिएगा। इस बाद मराठा साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें से अष्ट प्रधान के बारे में लोग को जानना होता है, जैसे कि पेशवा क्या है, अमात्य की किसको कहते थे, वाक्या क्या होता था। तो देखिए पेशवा जो है वो क्या है? ये राज्य का प्रशासन एवं राजस्व होता था। ठीक है, या फिर प्रधानमंत्री भी कह सकते हैं। और शिवाजी के शासन में देखेंगे कि अमात्य क्या होता था? तो ये राज्य की आय व्यय या वित्त मंत्री जिसे कह सकते हैं। अमात्य को सिंपल से याद रखें कि ये वित्त मंत्री होता था। वाक्या नवीस क्या होता था? तो ये दैनिक कार्यों का लेखाकार होता था या मंत्री हुआ करता था। और सुरनवीस या सचिव, ये क्या था इसका काम? तो राजकीय पत्राचार का काम करता था। सुमंत कौन होते थे? तो ये विदेशी मामलों को देख रेख करते थे, सुमंत जो होते थे। सर नौबत कौन थे? तो ये सेनापति हुआ करते थे। इसके बाद है पंडित राव, ये धार्मिक कार्यों को देखते थे। और न्यायाधीश क्या होते थे? तो ये न्याय विभाग का प्रबंधक हुआ करता था। तो ये ध्यान रखिएगा, शिवाजी के अष्ट जो प्रधान होते थे, तो ये आठों के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। हो सकता है जब पूछ लिया जाए कि सुमंत क्या होते थे, इनका काम क्या था। ठीक है, ये क्या देखते थे। पेशवा क्या होते थे, पेशवा का काम क्या था, या पेशवा किसे कहा जाता है। तो इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस बार ध्यान से एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद है कुछ युद्ध है, प्रमुख युद्ध हुए थे, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 से हुआ। किनके बीच में हुआ था? ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, तो इसमें से पृथ्वीराज चौहान क्या करते हैं? मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, पराजित करते हैं। ठीक है, तो प्रथम युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में होता है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत होता है और मोहम्मद गौरी की हार होती है। इस बार फिर तराइन का युद्ध दूसरा युद्ध होता है 1192 में। ठीक है, 1 साल के बाद होता है। इस युद्ध में देखेंगे कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो गया। अब 1192 में जो दोबारा युद्ध हुआ तो मोहम्मद शाह गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। इस बार चंदावर का युद्ध होता है 1194 में। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित करता है। ठीक है, इस बार आता है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो हम लोग जानते हैं 1526 में हुआ था। ठीक है, इसमें बाबर जीतता है, इब्राहिम लोधी हार जाता है, और यहीं से मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। इस तरह खानवा का युद्ध देखेंगे 1527 में होता है। ये भी बाबर ही लड़ता है, किसी साथ? मेवाड़ों के साथ, जो राणा संगा यहाँ पे आता है, इसको भी पराजित करता है यहाँ पे। इस बार चंदेरी का युद्ध 1528 में होता है। इस युद्ध में बाबर ने राणा संगा के शासक सामंत मैदिनी राय को पराजित करता है। ठीक है, और फिर घाघरा का युद्ध, 4 युद्ध थे किसका? बाबर का, जो कि 1529 में होता है। इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित करता है। ठीक है, इस बार आता है चौसा का युद्ध। ठीक है, ये 1539 में होता है। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर देता है। ठीक है, शेर शाह जो है वो हुमायूं क्या करता है? पराजित करते हैं यहाँ पे। इस वक्त कन्नौज अथवा बिलग्राम का युद्ध, जैसे कि ये कन्नौज का युद्ध है या फिर बिलग्राम का युद्ध, कब होता है? ये 1540 में। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। इसके बाद फिर देखेंगे पानीपत के द्वितीय युद्ध किस बीच में होता है? तो 1556 हुआ था ना। किस बीच में? अकबर ने अफगान सरकार हेमू को पराजित करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1556 में कहीं अकबर भी देखने को मिलेगा, और उसके साथ क्या था? बैरम खां।
ठीक है, क्योंकि सब अकबर का संरक्षक होता है उस समय। तो लीड कौन कर रहा होता है यहाँ पे, बैरम खां ही कर रहा होता है, ठीक है, हेमू के साथ। देखते हैं दोनों में युद्ध होता है, हेमू यहाँ पे हार जाता है। इसके बाद फिर होता है तालीकोटा का युद्ध, जो 1565 में होता है। इस युद्ध में बहमानी साम्राज्य के 4 मुस्लिम राज्यों ने सम्मिलित रूप से विजयनगर साम्राज्य को हराता है। इस युद्ध को बनी हाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिए, बनी हाटी के नाम से भी जाना जाता है ये। इस बाद है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। इस युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को पराजित करता है, ठीक है। इसके बाद है असीरगढ़ का युद्ध, 1601 ईस्वी में होता है ये। अकबर द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। ध्यान रखिएगा कि अकबर का अंतिम युद्ध कौन सा युद्ध था, तो असीरगढ़ का युद्ध था, जो कि 1601 ईस्वी में होता है। इस बाद है प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में होता है। इस युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था, ठीक है। 1757 में देखेंगे कि लॉर्ड क्लाइव किस बार आता है, सिराजुद्दौला को पराजित करता है। इस बार एक युद्ध होता है वांडीवास का युद्ध, जो कि 1760 में होता है। दक्षिण भारत में हुए इस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी को पराजित कर दिया था। इस बाद पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जो कि 1761 में होता है। इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित किया था, ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध देखेंगे कि अहमद शाह अब्दाली किस बार आता है, मराठा को पराजित यहाँ पे करता है, हरा देता है। इसके बाद एक युद्ध है बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध याद रखना, ये 1764 में हुआ था, जो कि बक्सर बिहार में है। इस युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, सुजाउद्दौला और अहमद शाह की संयुक्त सेनाओं को पराजित करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जब क्लास 8 का या नहीं 7 का हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे साफ, वहाँ पे इस पॉइंट को अच्छे से और भी डिटेल्स पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। पूरी अच्छी से कहानी दी, स्टोरी दी हुई है वहाँ पे। तो इस युद्ध में देखिएगा कि अंग्रेज जो है वो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और अहमद शाह की जो संयुक्त सेना है उसको पराजित करता है। इस बार प्रथम मैसूर युद्ध, ये कब होता है, ये होता है 1767 से 69 के बीच में होता है। यह युद्ध हैदर अली, हैदराबाद के निजाम तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था। युद्ध से निजाम अलग हो गया, यह युद्ध निर्णायक नहीं रहा था, ठीक है, यानी कि यह युद्ध निर्णय पर नहीं पहुंचा कि किसकी जीत किसकी हार होती है। इस बार द्वितीय मैसूर युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में। यह युद्ध 4 वर्ष तक चला था। इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। इस बार तीसरा भी मैसूर युद्ध हुआ, जो कि 1790 से 92 तक हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। और चौथा भी मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। इस युद्ध में लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त करते हैं, ठीक है। इस बात में ध्यान रखिएगा, भारत में कुछ आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री हैं जिस बारे में अक्सर पूछ लिया जाता है। तो उसमें से देखेंगे सबसे पहले अल-बरूनी, जो कि महान तुर्की विद्वान। अल-बरूनी भारत में सबसे पहले आने वाले पर्यटकों में से एक था, जिसका प्रसिद्ध ग्रंथ किताब उल हिंद के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो किताब उल हिंद किसकी रचना है, तो ये अल-बरूनी का है, ठीक है, और ये तुर्की विद्वान था, ठीक है। इसके बाद था इब्न बतूता। इसका वास्तविक नाम क्या था, शेख फतह अबू अब्दुल्ला। इब्न बतूता देखेंगे कि इसका जो वास्तविक नाम होता है ये होता है शेख फतह अबू अब्दुल्ला। ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। इस बाद अब्दुल रज्जाक एक ईरानी राजदूत था और विजयनगर सम्राट के दरबार में आया था। वहाँ वह 1442 से लेकर के 1443 ईस्वी तक रहा था। इस बाद एक इंपॉर्टेंट है मार्को पोलो, अक्सर पूछा जाता है। यह 13वीं शताब्दी में भारत आया था। निकोलो कोंटी, इस बात कौन है, निकोलो कोंटी। कोंटी इटली का पर्यटक था। वह 1520 में भारत आया था, ठीक है। इस बाद एक फर्नांडिस मुनीज, यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था। इसने विजयनगर का वर्णन किया था। फर्नांडिस मुनीज कौन था, यह पुर्तगाली घोड़े का व्यापारी था और यह विजयनगर का वर्णन किया हुआ है, ये ध्यान रखना है। ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखना है। और इसके बाद हम MCQ लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।